हेलो डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 के विज्ञान और उसके अंतर्गत अध्याय 12, क्योंकि 1 से लेके 11 तक के अध्याय को मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। आपने पढ़ा भी होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके एक बार ज़रूर देखिए। और उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, लिखवाया है और समझाया है और पूरा का पूरा डिटेल में बताया है और सभी के सभी परिभाषा सहित मैं उसमें बताया है सभी। और इस वीडियो में भी आपको मैं बताऊंगा कि सभी के परिभाषा क्या हो सकते हैं और लिखवाऊंगा भी, समझाऊंगा भी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 12 का जो नाम है पृथ्वी से परे, यानी कि पृथ्वी से परे यानी पृथ्वी जो हम लोग जिसमें रहते हैं पृथ्वी ग्रह में, वैसा वैसा कितना ग्रह है, आखिर सौर मंडल होता क्या है, आखिर नक्षत्र मंडल होता क्या है, ध्रुव तारा होता क्या है, ये सभी के सभी के बारे में ना हम अच्छे से इस अध्याय में पढ़ेंगे। और हाँ, ये अंतिम अध्याय है छठा क्लास का, आपके छठा के विज्ञान का ये अंतिम अध्याय है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया था कि सभी के सभी अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आपको सभी अध्याय को वैसे ही वेटेज के साथ आपको पढ़ना चाहिए। तो इसे भी पढ़ना चाहिए, इसे भी लिखना चाहिए, इसे भी समझना चाहिए। तो देखिए, इसमें आपको एक एक पॉइंट को हम आपको समझाएंगे, लिखवाएंगे। आप अपने सामने किताब और कॉपी जरूर रखिएगा। अपने सामने किताब रखने और कॉपी रखने से ये होगा कि आप नोट डाउन भी कीजिएगा। जो मैं आपको बताऊंगा उसे आपको लिखना भी है। जो मैं बताऊंगा ना उसको आपको लिखना भी है। सामने में मैं बताऊंगा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। आप अपने पास किताब जरूर रखिएगा। किताब में आप देख सकते हैं, देखिए ये जो देख रहे हैं ना, ये अध्याय 1 में आपने बहुत अच्छे से इस तस्वीर को देखा था। मैंने उस समय बताया था ना कि ये सभी के बारे में सिर्फ और सिर्फ किस में जानिएगा, सिर्फ और सिर्फ विज्ञान में। और आपने 1 से लेकर 11 अध्याय तक बहुत अच्छे से विज्ञान जाना, समझा और लिखा भी। आपको कोई डाउट नहीं बन रहा होगा। अगर डाउट बन रहा होगा ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, ज़रूर पूछिए। यहाँ देखिए किस तरह से दिखा रहा है, इसमें लद्दाख का एक क्षेत्र नुब्रा कैसे दिखा रहा है, क्षेत्र किस तरह से दिख रहा है, कितना कितना शानदार दिख रहा है। ये सभी का अध्ययन क्या है, विज्ञान है। विज्ञान के प्रति आप लोग ये सब जानिएगा क्या है ये। देखिए क्या लिखा, उनके परिवेश में गगनचुंबी पर्वत शिखरों और हिमनदों से तो प्रेम है, लेकिन जगमगाते तारों से भरे रात्रि आकाश को देखना उसे सबसे अधिक प्रिय। मतलब कोई है उसके बारे में बता रहा है कि रात्रि में जो आखिर तारे जगमगा रहे हैं उस तारे सबका नाम क्या है, ये सभी अध्याय में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए किस तरह से रात में लद्दाख में रात के समय में किस तरह से अंधेरा में दिखता रहता है, कितना शानदार दिख रहा है। ये सभी के सभी आखिर होता क्या है, सूरज है क्या, सूर्य है क्या, ये सभी जानिएगा आप अच्छे से। तो सबसे शुरुआत देखिए किस तरह से रात्रि के समय एक भाग में किस तरह आप भी देखते होंगे किस तरह से दिख रहा है छोटा छोटा। ये सभी क्या है, ये सभी आप पढ़िएगा। यहाँ सबसे पहला पॉइंट आता है क्या, तारा, तारे और तारामंडल। ये क्या है, तारा होता क्या है। देखिए तारा होता है जिसके पास खुद का अपना प्रकाश होता है। जी हाँ, तारा उसे कहता है जिसके पास अपना खुद का प्रकाश होता है। और ये सभी देख रहे हैं इसमें तारों का जो समूह, ये सभी देख रहे हैं ना, ये सभी समूह, ये तारों का सभी समूह को तारामंडल कहता है। यानी कि आपने इस दोनों पॉइंट के बारे में जान गया। मैं लिखवाऊंगा अभी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आपको लिखवाऊंगा। बट लेकिन आपको अगर कोई एक लाइन में पूछे, तारा यानी कि जिसके पास खुद का प्रकाश होता है, तारामंडल जिस तारे के समूह को तारामंडल को, जिसमें बहुत सारे तारे होते हैं। ये सभी के सभी आप जानिएगा। और यहाँ देखिए कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, आपको मैं पढ़ के दिखा देता हूँ क्या है। विभिन्न संस्कृतियों के तारामंडल की परिसीमाओं को अलग अलग ढंग से निर्दिष्ट किया। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये क्या होता है, ये जो होता है ना, ये सभी ग्रह सब के बारे में, यानी कि आकाशगंगा में जो भी सारे अंतरिक्ष के जो भी होते हैं क्रियाकलाप, उन सभी के बारे में इनके पास डेटा होता है। यानी ये अध्ययन करते रहते हैं और हम लोगों को सभी के सभी डेटा के बारे में जानकारी देते हैं। बस यही है, ये होता क्या है, ये सभी चीज़ के बारे में जानकारी देते हैं। एक ये संघ है, ये सभी समझिएगा आप। संघ का मतलब क्या होता है ये आप सामाजिक विज्ञान में समझिएगा, लेकिन बस इतना समझिए ये हमें अंतरिक्ष के बारे में सभी तरह के ज्ञान को हम लोग के सामने रखते हैं, हम लोग के सामने प्रदर्शित करते हैं। यही है, क्या है, IAU, क्या है, IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। आप अपने पास किताब रखे हो तो इसे आप हाईलाइट कर सकते हैं।
आप अपने पास किताब जरूर रखिएगा, अभी लिखना नहीं, मैं आपको बताऊंगा क्या लिखना है। IAU ने अंतर्राष्ट्रीय सहमति से तारामंडल की परिसीमाओं को परिभाषित किया। आधिकारिक रूप से 88 यानी कि 88 तारामंडल सूचीबद्ध किए गए हैं और इस प्रकार संपूर्ण आकाश में 88 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आकाश के इन क्षेत्रों को अब तारामंडल के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि 88 टोटल कितना 88 तारामंडल को परिभाषित कर चुका है। कौन? IAU कितने कर चुका है? 88 तारामंडल। आप आसमान में देख रहे हैं ना, आपको तो अनगिनत दिख रहा है, लेकिन जिनके बारे में अध्ययन हो चुका है वो उनमें से कितना है? अभी 88 है, यानी कि 88 तारामंडल है। आपको ये पता चल गया। यहाँ देखिए कुछ, यहाँ बहुत अच्छा तारामंडल आपने देखा, बहुत सारा तारामंडल था। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना कितना सारा तारामंडल, इसको बस बताया गया है। यहाँ आप एक एक करके समझिए क्या लिखा हुआ है। देखिए तारामंडल ओरायन को प्रायः शिकारी के रूप में निरूपित किया जाता है, यानी कि आपको मैं भी जस्ट बताया हूँ कि 88 कितना 88 तारामंडल के बारे में अध्ययन हुआ है, इनके बारे में पता चला। उसमें से एक का नाम क्या है तारामंडल के बारे में? एक का नाम क्या है? ओरायन। क्या नाम है? ओरायन। यानी कि ओरायन तारामंडल को क्या कहा जाता है? शिकारी कहा जाता है। शिकारी कहा जाता है, यानी शिकारी कहा जाता है। इसका कारण हो सकता है वो उनके अंदर शिकारी का कुछ गुण होगा, इसीलिए कहा जाता है। यानी कि तारामंडल ओरायन को क्या कहा जाता है? शिकारी कहा जाता है। इस तारा के बीचों बीच जो 3 तारे हैं वे शिकारी की पेटी बेल्ट कहलाते हैं। इन तारे के बीच में देखिए ओरायन है ना, यहाँ पे आप देखिए अच्छे से देखिए ओरायन कहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए ओरायन है। इनके बीच 3 है ना, 3 तारे दिख रहा है इनके बीच, ओरायन के बीच 3 तारे हैं ना, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? शिकारी तारा कहा जाता है। मतलब शिकारी बोल सकते हैं इसको। यहाँ देखिए कुछ लोग कल्पना करते हैं कि शिकारी ओरायन एक बैल तारामंडल वृष या टॉरस से युद्ध कर रहा है। यानी शिकारी क्यों कहा जाता है, ये आपके अगले लाइन में लिखा ही हुआ है बहुत अच्छे से, ये क्यों कहा जाता है। शिकारी ओरायन एक किससे? बैल से युद्ध कर रहा है, यानी देखने से ऐसा प्रतीक होता है। ऐसे लोग बोलते हैं, कुछ कल्पना करते हैं, आप भी कल्पना करते होंगे कभी कभी कि तारा आखिर क्यों टिमटिमा रहा है। ये सभी के बारे में तो विज्ञान में ही जानिएगा ना। तो देखिए, तथा ओरायन का कुत्ता तारामंडल कैनिस मेजर उसके पीछे चल रहा है, उनको ऐसा लोग कल्पना करते हैं। तो इस प्रकार कैनिस मेजर तारामंडल का लब्धुक सिरियस रात्रि आकाश का सबसे चमकीला तारा है। यानी कि सिरियस तारा रात्रि के समय सबसे ज़्यादा चमकीला तारा ऐसा माना गया है। जो 88 अध्ययन हुआ है उसमें माना गया है कि सिरियस सबसे ज़्यादा क्या है, सिरियस एक तारा का नाम है, क्या है? सबसे ज़्यादा रात्रि में चमकीला तारा है। यानी इस लाइन को पढ़ने से आपको 2 चीज़ आपको पता चल गया कि शिकारी किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ओरायन को। शिकारी किसको कहा जाता है? ओरायन को। किसको? ओरायन को। और सबसे ज़्यादा चमकीला तारा कौन है? सिरियस। कौन है? सिरियस। आपने ये दोनों बात को अच्छे से समझ गया, आपको लिखना नहीं, बस मैं बता रहा हूँ कि ओरायन किसको कहा जाता है? शिकारी। और सिरियस जो सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि सिरियस कहाँ, देखिए सिरियस दिख भी रहा है इसमें सबसे ज़्यादा, सभी तारों में देख रहे हैं। ओरायन देखिए और सिरियस देखिए, यहाँ पे कितना चमकीला दिख रहा है। बस यही है, आपने समझ गया होगा। एक टोरस भी है, एक कैनिस मेजर भी है, ये सभी तारे का क्या है? नाम है, तारामंडल का नाम है। आपने समझ गया होगा बहुत अच्छे से। यहाँ देखिए उसी को डिटेल में कुछ लिखा हुआ है, आप थोड़ा पढ़ के देख लीजिए आप भी क्या लिखा हुआ है। देखिए भारतीय खगोल शास्त्र में, खगोल शास्त्र क्या होता है पता है? खगोल शास्त्र जिसमें खगोल के बारे में, जैसे पृथ्वी ब्रह्मांड के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है ना, उसी को खगोल शास्त्र कहा जाता है। खगोल शास्त्र किसे कहा जाता है तो आप समझिए पहले अच्छे से, जिसमें पृथ्वी ब्रह्मांड से ऊपर के जितने भी मंदाकिनी सबका अध्ययन किया जाता है ना, ये क्या है? खगोल शास्त्र। ये क्या कहते हैं कि नक्षत्र शब्द का उपयोग किसी तारे या तारामंडल के लिए किया जाता है। यानी ये सभी देखिए तारामंडल, ये सभी है ना, तारामंडल, ये सभी, इस सबको क्या कहा जाता है? एक और नाम है इसका, क्या है? नक्षत्र। क्या है? नक्षत्र आपने समझ गया होगा, आपने अच्छे समझ गया होगा नक्षत्र क्या होता है। ये तारामंडल का किसी तारा है या फिर ये तारामंडल है, इन्हीं सबको क्या कहा जाता है? नक्षत्र कहा जाता है। उसी में एक आता है आद्रा नक्षत्र, जिसको ओरायन तारा मंडल में बीटलजूज नाम का तारा। एक होता है कृतिका नक्षत्र, यानी नक्षत्र बहुत तरह का होता है, एक कृतिका होता है, वो आद्र नक्षत्र होता है। ये सभी आप ना भूगोल में बहुत अच्छे से पढ़िएगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर समझ में थोड़ा भी नहीं आए तो आप इतना समझ लीजिए कि आप सुने होइएगा। जिस समय भूगोल जब पढ़िएगा ना तो ये सभी आपको पता होगा। आपको एक मतलब एक सुना हुआ होना चाहिए, आपको थोड़ा भी अगर आपको पता है ना तो आगे बहुत काम आएगा। कृतिका नक्षत्र है, इसका मतलब क्या है? वृष तारामंडल में प्लायोडिज नाम का एक तारा समूह,
एक है अल्डेबरान। वृष तारा मंडल में एक तारा है जिन्हें रोहिणी के रूप में जाना जाता है, यानी एक रोहिणी नक्षत्र है। ये सभी लिखा हुआ है। यानी आपको इस पढ़ने से क्या मिला? आपको पढ़ने से ये मिला कि आखिर क्या होता है नक्षत्र। नक्षत्र आपने समझ गया। नक्षत्र मंडल आपके सामने कोई भी अगर कोई शब्द बोले तुरंत आप समझ जाएगा कि तारा मंडल के समूह के बारे में बोल रहा है। बस एक होता है क्या? ध्रुव तारा। क्या होता है? एक ध्रुव तारा। देख रहे हैं ये ध्रुव तारा, आपने पता है चुंबक पढ़ा था। चुंबक में मैंने क्या बताया कि चुंबक अगर ऐसे ही लटका दिया जाए तो हमेशा कौन सा दिशा प्रदर्शित करेगा? आपने पढ़ा था, तो आप एक बार बताइए कौन सा दिशा? उत्तर और दक्षिण, पता है ना। तो इसी तरह एक ध्रुव तारा है। इसी तरह क्या है? ध्रुव तारा। वो हमेशा कौन सा दिशा में रहता है? हमेशा वो उत्तर। कभी भी अगर सुबह में आप उठे 2 या 3 बजे सुबह में, एकदम 2 या 3 या 2, 3, 4 के आसपास में, गर्मी के महीना में, तो आप सवेरे में देखिए एक तारा उत्तर की दिशा में दिखते रहता है, वही ध्रुव तारा है। जी हाँ, वही ध्रुव तारा है जिसे पोल स्टार कहा जाता है। एक और तारा है, जैसे कि आपने तो ध्रुव तारा समझ ही गया है, उसी तरह से में एक है सप्तर्षि तारा। क्या है? सप्तर्षि। इसे सप्तर्षि पता है क्यों कहा जाता है? इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 7 जो है ना, देखिए किस तरह से 7 दिख रहा है। ये देखिए, ये जो है ना 1, 2, 3, 4, 5, देखिए ये देख रहे हैं ना, इसमें 7 जो है ना एकदम एक आयताकार के रूप में और एक 3 इस तरह से लाइन से दिखता रहता है, यानी कि 7 तारे दिखते रहते गुच्छे में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सप्तर्षि। इसको गांव में हम लोग 7 भैये वाला तारा भी कहते हैं वैसे, लेकिन आपको बस मान के चलने से सप्तर्षि तारा। तो आसमान में जब 7 तारे एक साथ दिखते रहते हैं ना, उसे आप देख के तुरंत बोल दीजिए क्या ले है वो है सप्तर्षि तारा है। यहाँ देखिए कुछ लिखा हुआ है, बिग डीपर तारा मंडल अर्सा मेजर का अंग है, जबकि लिटिल डीपर तारा मंडल अर्सा माइनर में है। भारत में बिग डीपर को सप्तर्षि के रूप में जाना जाता है और पोल स्टार को ध्रुव तारा। तो आपने समझ गया ध्रुव तारा क्या होता है, सप्तर्षि क्या होता है, आपको अच्छे से पता चल गया। यानी ध्रुव तारा क्या होता है? जो हमेशा किस दिशा में दिखता है? हमेशा उत्तर की दिशा में। ध्रुव तारा समझ गया आपने? ओके, आपने समझ गया होगा। इस तरह एक और देखिए लिखा हुआ है, तारामंडल में तारों के साथ जुड़ी सामान्य क्षेत्रीय कहानियां के अतिरिक्त भारत में अनेक वनवासी समुदाय में व जनजाति में उनके संबंध में अपनी स्वयं की कहानियां। उदाहरण के लिए सप्तर्षि के वे 4 तारे जो लगभग एक आयत जैसी है, मैंने आपको बताया था, आकृति बनाते हैं। मध्य भारत की जनजातियां उन्हें दादी माँ की चारपाई के रूप में देखती है और ऐसा मानती है 3 चोर अन्य 3 तारे इन्हें चुरा रहे हैं। कोंकण तट के मछुआरे इन्हीं तारों को कल्पना एक नाव के रूप में करते हैं, जिन्हें अंतिम 3 तारे उस नाव की ग्रीवा है। जी बिल्कुल, यानी सभी जगह पे सभी तरह की कहानी होगा। आप अपने दादी दादा पापा मम्मी किसी से भी कहानी पूछ सकते हैं कि जो 7 तारे दिख रहे हैं आसमान में, उसका क्या कहानी है, वो आपको बताएंगे। क्योंकि हर जगह का कहानी कुछ न कुछ अलग होता है, वो उसका एक बहुत अच्छी कहानी है, मैं बता नहीं सकता हूँ, बट बस इतना समझिए कि उसे हम लोग के ऐसे देखा जाए, अगर गांव में देखा जाए तो उसको 7 भैया वाला कहा जाता है, मतलब 7 भाई है उसमें, ऐसा कुछ कहा जाता है। लेकिन हर क्षेत्र में अलग अलग है, क्षेत्रीय के अनुसार उनका कहानी भी अलग। देखिए किस तरह से कोंकण तट में बता रहा है मछुआरे हैं, नाव है, इस तरह से है। कैसे जनजातीय समूह में बता रही है कि मतलब वहाँ पे 4 पाई है, यानी कि खटिया है, और 3 चोर उठा के उनको लेके जा रहे हैं। उसी तरह की आप भी कहानी जान सकते हैं कि आखिर वो है क्या। 7 तारे जो दिख रहे हैं, ये 7 तारे एक साथ दिख रहे हैं, आपको पता चल गया था ये 7 तारे, ये आखिर सप्तर्षि तारा है क्या, उसका कहानी क्या है, आप अपने से भी जान सकते हैं, अपने से बड़ों से। ओके, तो चलिए कुछ देखते हैं एक और लाइन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। विश्व स्तर पर प्रकाश प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, अतः रात्रि आकाश के पिंडों के अध्ययन और अवलोकन आनंद में कमी आती जा रही है। विश्व भर में कुछ अंधेरे आकाश वाले संरक्षित क्षेत्र एवं उद्यान स्थापित किए गए हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु आकाश में अंधेरा बनाए रखने के लिए प्रकाश प्रदूषण नियंत्रित किया जाता है। कुछ संगठन प्रकाश प्रदूषण के संबंध में लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रकाश प्रदूषण यानी कि हम लोग जो अभी धरती पे कुछ भी कर रहे हैं ना, उससे तो प्रदूषण फैल रहा है, उसे रोकने की आवश्यकता है। इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है, बस यही है और कुछ नहीं है। एक और अच्छा लाइन है जो कि आपको जानना चाहिए वैसे। देखिए, तारों और तारोमंडल एवं ग्रहों के मोबाइल फ़ोन से पहचान हेतु स्काई मैप एक अत्यंत सुविधाजनक ऐप है। स्टेरिलियम इसी प्रकार का एक अन्य ऐप है। स्टेरिलियम एक कंप्यूटर रूपांतरित अनेक विषयों से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। यानी कि ये क्या है,
देखिए जिस मोबाइल में जो है ना एक एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसका नाम क्या है, स्काई मैप। मैप का मतलब होता है नक्शा, यानी उससे आप तारोमंडल के बारे में आप और ग्रह के बारे में अच्छा से जान पाइएगा। अगर आप चाहे तो कर सकते हो, अगर नहीं तो आप पढ़े हैं ना तो बस इतना काफ़ी, आप नहीं भी देखो लेकिन इतना समझ जाना है कि तारामंडल के बारे में अगर कुछ देखना हो तो आप स्काई मैप में जाके आप देख सकते हैं। ये एक एप्लीकेशन जैसे मोबाइल्स में डाउनलोड करते हैं, ऐप डाउनलोड करते हैं गेम वगैरह की तरह, इसी तरह एक ऐप है। जैसे यूट्यूब भी एक ऐप है जिस पे आप देख रहे हैं क्लास, उसी तरह है। और ये वाला फोटो देखें ना कि किस तरह पहला अध्याय में मैंने बताया था ना कि अंतरिक्ष में आखिर तारे ऐसे क्यों दिख रहे हैं, आपको पता चल गया आखिर क्यों दिख रहे हैं। ये सभी न सभी के पीछे क्या ना क्या एक न एक कारण है, विज्ञान। विज्ञान के प्रति ही आप जान पाइएगा कि कौन इसमें सप्तर्षि है, कौन ध्रुव तारा है, कौन ओरायन है। ये आपने अभी देखा ना और जाना ना, यही तो है विज्ञान। अभी मैंने आपको बताया, अभी और भी आप जानिएगा, बहुत अच्छे से जानिएगा। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, हमारा सौर परिवार। यहाँ से शुरू होता है कि आखिर सौर मंडल होता क्या है, सौर परिवार होता क्या है। ठीक है, तो पहले कुछ लिखा देते हैं, आप कुछ लिखिए कॉपी पे। यहाँ देखिए कुछ लिखना है आपको, लिखिए। सबसे पहले लिखिए क्या, तारा। तारा लिखिए अपने कॉपी पे। जिनके पास खुद का प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं, तारा। मैंने आपको अच्छे से समझाया है और सिर्फ लिखवाने के लिए मैंने ये बनाया है आपके लिए, आपको लिखना चाहिए। जी आपके कॉपी में सबसे पहला लाइन यही होना चाहिए कि तारा होता क्या है। ऐसे तारा लिखिए और डैश करके लिखिए, जिनके पास खुद का प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं, तारा। आप वीडियो रोक के लिखिए बट लिखिए ज़रूर, क्योंकि आगे इसको याद करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसी प्रकार से यहाँ देखिए फोटो भी लगा हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं कि तारा होता क्या है, आप यहीं से समझ सकते हैं। अब मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी समझा दिया है, आपको बस लिखना है। आप तारामंडल, तारों के समूह के पैटर्न को क्या कहते हैं, तारामंडल। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, तो आप इसे लिखिए, अभी के अभी कॉपी पे लिखिए, वीडियो रोक के लिखिए बट लिखिए ज़रूर। रात के आकाश का सबसे चमकीला तारा सिरियस। मैंने आपको बताया था ना, सबसे चमकीला तारा क्या था, सिरियस। और ओरायन को क्या कहा जाता है, शिकारी। अभी आपको मैंने दिखाया भी ना, इसमें से देखिए कौन सा है सिरियस, कौन सा है सिरियस। देखिए ये सिरियस, इसको क्या कहा जाता है, शिकारी कहा जाता है। और कौन सा है ओरायन, यहाँ देखिए ओरायन दिख रहा है ना, यहाँ पे सामने में आपको दिख रहा है, आपकी किताब में भी था। इसको क्या कहा था, ओरायन को कहा था सबसे चमकीला, ओरायन को क्या शिकारी कहा जाता है। और सीरियस को क्या कहा जाता है, सबसे चमकीला। सीरियस को क्या कहा जाता है, सबसे चमकीला तारा। आपने समझ गया, इसे आपने लिख भी लिया। ओके, तो आप अगला आपको क्या लिखना है, अगला आपको एक बार किताब की ओर लेके चलते हैं। यहाँ आप किताब में देख सकते हैं कि हमारा सौर परिवार क्या है। देखिए सूर्य एक तारा है, जी हाँ, सूरज क्या है, एक तारा है, इनके पास खुद का प्रकाश। क्या हमारा पृथ्वी एक तारा है, नहीं। इसका जवाब होगा बिल्कुल भी, हमारा पृथ्वी तारा नहीं। हमारी पृथ्वी के पास अपना प्रकाश है, बिल्कुल भी नहीं। हमारा पृथ्वी जो है ना, जिसमें हम लोग रहते हैं, वो जो है ना, सूर्य के प्रकाश के बल पे हम लोग के ऐसे दिन और रात दिख रहा है ना, वो सूर्य के कारण ऐसा हो रहा है। जी हाँ, ये आप भूगोल में बहुत अच्छे समझिएगा कि आखिर दिन क्यों होता है, रात क्यों होता है, 365 दिन क्यों होता है, ये सब क्या है, ये सभी फंडा के बारे में आप जानिएगा। कहाँ, सिर्फ और सिर्फ भूगोल में जानिएगा, सामाजिक विज्ञान में जानिएगा। तो आपको बस यहाँ पे ये जानना है कि सूर्य क्या है, एक तारा है। आपसे कोई प्रश्न पूछे सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है, हमारे सबसे निकट का तारा है। यह गैसों का अत्यंत गर्म गोला, यानी कि इसमें गैस बहुत है, इतना वो है ना उत्सर्जित कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उसके आसपास अगर कोई जाए तो वो भस्म हो जाएगा सीधे, इतना इसमें ताकत है। सूर्य अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करती है। ऊर्जा क्या है, जो हम लोग काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा। तो उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा है और यही कारण है कि इनका चमकदार होता है, क्योंकि उसमें ऊर्जा ज़्यादा है। सूर्य ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है, पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। हम लोग को जो ऊर्जा का स्रोत है ना, वो क्या है, हम लोग का सूर्य है। और ऊष्मा के क्या है स्रोत, सूर्य है। प्रकाश उत्पन्न क्यों होता है, आप समझ ही गए हैं, किससे होता है, हम लोग को सूर्य से होता है। आपको तो पहले से पता है ये बात। और देखिए सूर्य का यहाँ तस्वीर देख सकते हैं, आपने तो देखा भी होगा, तो आपको दिखाने का जरूरत भी नहीं। सूर्य कितना विशाल है, व्यास में यह पृथ्वी से लगभग 100 गुना है, यानी जिस पृथ्वी हम लोग रहते हैं ना, उससे 100 गुना है। फिर भी हमें इतना छोटा दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी से बहुत दूर है। देखिए हमारे पृथ्वी से बहुत दूर है, लगभग कितना दूर है आपको बताऊं, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आपसे यदि पूछे कि पृथ्वी से सूरज कितना दूर है, ये हमारा पृथ्वी ये बीच में कितना का दूरी है, तो आप सीधे बोलिएगा कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। कितना दूरी है, 15 किलोमीटर तक दूर है हमसे। ओके, यह दूरी को एक शॉर्टकट में नाम दिया गया है, खगोलीय मात्रक कहा जाता है इसको, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, एयू कहा जाता है, एयू यानी एयू कहा जाता है। इस दूरी को क्या कहा जाता है, एयू कहा जाता है। एयू किसको कहा जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या कहा जाता है, एयू कहा जाता है, एयू। या हिंदी में से क्या बोलेगा, खगोलीय मात्रक।
क्या बोलिएगा? खगोलीय मात्रक। क्या बोलिएगा? खगोलीय मात्रक। और कितना किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य दूरी में है? 15 किलोमीटर। ठीक है, आपने समझ गया। इसका उपयोग सामान्यतः सौर परिवारों में बड़ी बड़ी दूरियों को सुविधा पूर्वक व्यक्त करने के लिए होता है। आपने समझ गया, मतलब दूरी मापने के लिए होता है। खगोलीय मात्रक का दूरी मापने के लिए होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में बड़े बड़े जो होता है जो वहाँ पे। और यहाँ एक और लाइन देखिए, सूर्य को आकाश का सबसे अधिक चमकदार पिंड है। पृथ्वी पर वही बात लिखा हुआ है, प्रकाश एवं ऊष्मा के स्रोत होने के कारण अधिक प्राचीन सभ्यताओं में देवता के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। सूर्य द्वारा प्रदान की गई ऊष्मा पृथ्वी को ऐसे ताप पर बनाए रखती है जिस पर जीवन संभव हो जाता है। सूर्य का प्रकाश पौधों में वृद्धि के लिए अनिवार्य है, जो मानवों एवं जंतुओं में भोजन ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। सूर्य जलवायु, ऋतुओं, मौसम, जलचक्र, पवन के कारण जो पृथ्वी के जीवन सपोषण के लिए महत्वपूर्ण है। यानी जलवायु, ऋतु, मौसम जो सब बदल रहे हैं ना, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अदा करता है सूर्य। जैसे अगर सूर्य बंद हो जाए तो हम लोग को तुरंत ठंडा लगने लगेगा, यानी सूर्य का ताप कम हो जाए तो हम लोग को ठंडा लगने, सूर्य तुरंत मतलब अंधेरा हो जाए तो रात हो जाता है। यानी यही है, सूर्य कहीं ना हो हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बस यही है। देखिए यहाँ पे कुछ लाइन लिखा है, सूर्य के बाद हमसे सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटाउरी। प्रोक्सिमा सेंटाउरी, प्रोक्सिमा सेंटाउरी, जो लगभग कितना है? लगभग 26,09,000 AU की दूरी पर स्थित है। कितना है? लगभग 26 लाख कितना है? 9,000 AU की दूरी पर स्थित है। इसका तात्पर्य है कि इसकी दूरी सूर्य से हमारी दूरी से लगभग कितना है? 26,09,000 गुना है। बस ये जानना है कि हम लोग के निकट में और एक कौन सा तारा हो सकता है, क्या नाम है? प्रोक्सिमा सेंटाउरी। बस ये जानना है आपको। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, क्या है? यहाँ बहुत अच्छा शब्द लिखा हुआ है, परिक्रमण। देखिए एक होता है क्या? घूर्णन। आपको समझना है, आपको चाहो तो मैं इस लिखवा भी सकता हूँ, लेकिन आपको समझना, एक होता है क्या? घूर्णन, और एक क्या है? परिक्रमण। घूर्णन का मतलब क्या? आप अपने ही अक्ष पे ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं ना, इसे घूर्णन कहा जाता है। लेकिन आपके सामने कोई आदमी खड़ा है और आप उसके आसपास ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, लेकिन बीच में वो व्यक्ति खड़ा है और आप उसके आसपास ऐसे गोल गोल घूमने, इसको क्या कहा था? परिक्रमण। यानी आपने घूर्णन परिक्रमण समझ गया? नहीं समझा? मैं दोबारा समझा रहा हूँ। देखिए आप अपने ही स्थान पे ऐसे गोल गोल घूम रहे हो ना, अपने ही स्थान पे, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है घूर्णन। लेकिन आपके सामने से ये देखिए व्यक्ति है, इसके मैं ऐसे गोल गोल ऐसे घूमूँ ना, इसको क्या कहता है? परिक्रमण। तो यानी सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। तो सूर्य के चारों ओर जो है ना बहुत सारे ग्रह परिक्रमण करते हैं। और देखिए यहाँ पे एक ग्रह आ गया। तो ग्रह होता क्या है? ग्रह होता है जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं, जैसे हमारा पृथ्वी खुद का प्रकाश नहीं है। हम लोग पृथ्वी पर जो है चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश से रहते हैं। तो यानी ग्रह समझ गया आपने, जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं हो, जो सूर्य की परिक्रमा करता है। और हमारी पृथ्वी की एक ग्रह है, गोलाकार पिंड होता है, क्योंकि हमारा पृथ्वी भी एक ग्रह है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर घूमती है। सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में लगभग 1 वर्ष का समय लगाता है। और पृथ्वी की ही तरह अन्य ग्रह भी है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बिल्कुल, सूर्य की परिक्रमा सिर्फ पृथ्वी नहीं बल्कि 8 ग्रह करते हैं। 8 ही नहीं बल्कि बहुत सारे उपग्रह सभी करते हैं। लेकिन हमारे पृथ्वी पर जो 1 साल होता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारा पृथ्वी सूर्य के 1 साल तक चक्कर लगाती है। एक चक्कर पूरा करने में 1 साल लगाती है हमारी पृथ्वी सूर्य के। यही कारण है जो हम लोग का जो 1 साल 365 दिन का होता है। अब आपको पता चला गया कि 1 साल कितने दिन का होता है? 365। कारण क्या है? इसका कारण और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ हमारा पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर जो लगा रहे, परिक्रमण कर रहे, कितने दिन में? 1 साल में करे। बस यही कारण है। और यहाँ वही बात लिखा हुआ है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसे क्या कहा था? घूर्णन कहा था। आपको मैंने अपने अच्छे से बता दिया कि घूर्णन। और पृथ्वी अपने, देखिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही कितने घंटे तक? 300 मतलब कितना घंटे, कितना दिन तक? 365, यानी 1 साल तक तो सूर्य के चारों ओर। लेकिन वो अपने अक्ष पर जो घूम रही है ना, अपने अक्ष पर कितना दिन और रात क्यों होता है? 24 घंटा का क्यों होता है? क्योंकि 24 घंटा वो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। 24 घंटा अपने अक्ष पे क्या करती है? घूर्णन करती है। और परिक्रमण कितना दिन करती है? 1 साल करती है। किसका? सूर्य का। आपने समझ गया होगा। देखिए सूर्य की दूरी के अनुसार जो है ना, आप लोग ग्रह देख सकते हैं। 8 ग्रह कौन कौन सा है? पहला देखिए, आपको 8 ग्रह का नाम याद कर लेना अच्छे से। मैं अभी लिखवाऊंगा अभी, या फिर आप अपने से लिख भी लीजिएगा। क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण। यानी 8 ग्रह का आपने नाम जान गया। आपने जान गया होगा बहुत अच्छे से। कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, वरुण। ये आप लिख सकते हैं। 8 ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण।
और निकटतम, देखिए निकटतम में क्या हो सकता है, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए 8 ग्रह किस तरह से कितना चांस दे रहा है, यही तो है पृथ्वी। यहाँ पे देखिए ये पृथ्वी है, इसमें हम लोग रहते हैं, यही तो यहाँ पे 365 दिन में ये पूरा करती है और अपने अक्ष पर ये घूमती रहती है, यहीं पे घूमती रहती है 24 घंटा, तभी तो दिन रात होते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए सूर्य है, सूर्य के सबसे नज़दीक में कौन सा है, देखिए सबसे नज़दीक में बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है, फिर वरुण है। यानी सबसे नज़दीक में बुध है, उससे नज़दीक में शुक्र है, उससे नज़दीक में पृथ्वी है। यानी इस तरह सबसे दूर कौन है, वरुण है। यानी आपसे कोई प्रश्न पूछे सूर्य सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो आप बोलेगा, तुरंत टिक मारेगा, क्या बोलेगा, वरुण। और सबसे नज़दीक में बुध। हम लोग कितना नंबर पे है, पहला, दूसरा और तीसरा नंबर का हम लोग ग्रह है। पृथ्वी से कितना नंबर पे हम लोग आते हैं, 1 2 तीसरा नंबर पे हम लोग आते हैं। तो आपने समझ गया 8 ग्रह का नाम। और एक होता है क्षुद्र ग्रह। देखिए सभी ग्रह के बीच में ना छोटा होता है टुकड़ा, इसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, इसे ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच में ये है, मंगल और बृहस्पति के बीच में ऐसे करके बनाता है। ये भी जो है ना सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं, यही है। और यहाँ देखिए प्राचीन काल से ही बिना किसी प्रकाशिक यंत्र की सहायता से केवल आंखों से देखने वाले ग्रहों के लिए विभिन्न भाषाओं में उपयोग किया जाने वाला था। क्या था, बिना मतलब माइक्रोस्कोप जो होता है, अभी बताएंगे माइक्रोस्कोप क्या होता है, देखने वाला जो होता है उसके नामों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ये सब का इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है। जैसे बुध को मरकरी, शुक्र को वीनस, पृथ्वी को अर्थ और मंगल को मार्स, बृहस्पति को क्या कहा था, गुरु को जुपिटर और शनि को क्या कहा था, शनि को सैटर्न कहा जाता था। बस यही है और कुछ नहीं है। 8 ग्रह का आपने नाम जान गया। और यहाँ देखिए शुक्र को भोर और संध्या का चमकता तारा कहा जाता है, या फिर सांझ का तारा कहा जाता है। आप सभी आपको लिखवाऊंगा। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। आप ग्रह जान गया 8 गो, तो सभी 8 ग्रह में कुछ ना कुछ सब में गुण होता है जो आपको पढ़ना चाहिए। जैसे हम लोग की पृथ्वी है, उसको क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। ये आप लिखिएगा अभी। एक देखिए प्लूटो था, पहले पता है प्लूटो भी मतलब ग्रह का ही था, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। प्लूटो नाम का एक अन्य पिंड भी जो वरुण ग्रह की तुलना में बहुत दूर अवस्थित है, वरुण जो अंतिम में था उससे भी दूर है, सूर्य की परिक्रमा कर रहा था और इसका आकार पृथ्वी के चंद्रमा के आकार से भी छोटा है। जबकि इसकी खोज हुई थी जो इसे सौर परिवार का एक ग्रह कहा जाता है, किंतु बाद में इसे अन्य छोटे छोटे पिंडों की खोज हुई, अंतर्राष्ट्रीय खगोल IAU आप क्या था आपको बता दिया मैंने। 2006 में किसी पिंड के ग्रह कहलाने के लिए आवश्यक शर्तों को पुनः परिभाषित किया। इस परिभाषा के अनुसार प्लूटो इन छोटे पिंडों में अब वामन ग्रह कहा जाना है। यानी कि वामन ग्रह किसे कहा जाता है, वामन ग्रह किसे कहा जाता है, वामन ग्रह प्लूटो को कहा जाता है। क्योंकि प्लूटो जो परिभाषा IAU जो परिभाषा दिया ना ग्रह का, उसमें से ये बाहर हो गया, इसीलिए 2006 से ये बाहर है। ये हमारे ग्रह का नहीं हिस्सा होता है, ठीक है। तो यानी वामन ग्रह किसे कहा जाता है, प्लूटो को। वामन ग्रह प्लूटो को, वामन ग्रह प्लूटो को। आपने समझ गया होगा अच्छे से। यहाँ देखिए ये दूरदर्शक है, इससे पता चल जाता है ना कि किस तरह से देखना है, किस तरह से हमें ग्रह को देखना है। इसमें देखिएगा ना तो इससे ग्रह सब दिखता रहता है, यही है दूरदर्शक। इसको टेलीस्कोप कहा जाता है। आपने समझ गया, माइक्रोस्कोप ने टेलीस्कोप कहा जाता है। मैंने माइक्रोस्कोप बोल दिया था उस समय, इसको टेलीस्कोप कहा जाता है। यहाँ कुछ दिया गया है, देखिए आप संग्रहालय में, म्यूजियम में जाइएगा, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। प्लेनेटेरियम होता है, आपके हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है तो एक बार पता कीजिए कि प्लेनेटेरियम है कि नहीं आपके डिस्ट्रिक्ट में, जिसको तारामंडल कहा जाता है। होगा, जरूर होगा, नहीं होगा तो आपके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में जरूर होगा, जिला में होगा। तारामंडल क्या होता है, वहाँ पे सभी तारा के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन किया, मतलब दिखाया जाता है। आप बैठ के आराम से तारे के बारे में अच्छे से जानिएगा, अच्छे से, बहुत अच्छा लगता है। मैंने भी गया, आप भी एक बार जाके देखिए। एक होता है क्या, उपग्रह। यानी होता क्या उपग्रह पता है, मैं इसे बता देता हूँ कि वो उपग्रह होता है जो सूर्य के तो चारों ओर चक्कर काटते हैं, किसी दूसरे ग्रह का भी चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, उपग्रह कहा जाता है। आपने समझ गया। सूर्य के तो सभी ग्रह आप चक्कर काट ही रहे हैं, गोल 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 परिक्रमण कर ही रहे हैं, वो एक दूसरे ग्रह का भी कर देता है। जैसे मंगल के 2 चंद्रमा है, उपग्रह को चंद्रमा कहा है। जैसे हमारे पृथ्वी का क्या है, चंद्रमा है। हमारे पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। और मंगल के कितने चंद्रमा है, 2 चंद्रमा है। आपने जान गया, मंगल के कितने हैं, 2 चंद्रमा है। मंगल के कितने हैं, 2, और हमारे पृथ्वी के 1। चंद्रमा के बारे में जानते, चंद्रमा होता क्या है, चंद्रमा तो आपने देखा ही होगा, चांद को कौन नहीं जानता है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा की पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में 27 दिन का समय लेता है। अंतरिक्ष में हमारा निकटतम पड़ोसी है, या पृथ्वी चंद्रमा पर वायुमंडल के 9 बराबर है, 9 के बराबर। यहाँ पे वायुमंडल है ही नहीं। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा कितना बड़ा है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। पृथ्वी की सतह वृत्ताकार कटोरी नुमा संरचना दिखाई पड़ती है, जिन्हें गर्त, क्रेटर कहते हैं, गर्त कहते हैं।
आपने समझ गया कि चंद्रमा होता क्या है। चंद्रमा भी है जो हमारे पृथ्वी का उपग्रह है। हमारे पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। हमारे पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। ऐसा कोई पिंड जो अपने से बहुत बड़े पिंड की परिक्रमा करता है उसे उपग्रह कहता है। मैंने मैंने आपको यही अभी समझाया उपग्रह क्या होता है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग कितना किलोमीटर दूर है? कितना है? देखिए, कह रहे हैं सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख। यानी कि देखिए, अच्छे समझिए, यहाँ देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 3,84,000 किलोमीटर है। कितना है? 3,84,000 किलोमीटर दूर है ये। आपने समझ गया। यानी चंद्रमा थोड़ा सा निकटतम है सूर्य से, इसीलिए आपको थोड़ा सा बड़ा दिखते रहता है। यानी आप तो ये जान ही गए कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। आप चंद्रमा का तस्वीर देख ही सकते हैं किस तरह से दिख रहा है। देखिए किस तरह से दिख रहा है। देखिए, अभी कुछ ही मतलब सालों पहले चंद्रयान 3 गया था चंद्रमा पे, हमारे पृथ्वी से, हमारे मतलब भारत से गए थे, हमारे भारत से। तो वहाँ से तस्वीर लेके आए हैं। देखिए किस तरह से दिख रहा है, कितना बढ़िया तस्वीर दिख रहा है चंद्रमा का। यही है चंद्रमा का तस्वीर। वहाँ का मिट्टी देखिए कितना प्यारा लग रहा है। वो देख सकते हैं चंद्रयान सबसे पहले जो हमारे पृथ्वी से मतलब भारत से गया था, पहला अभियान गया था चंद्रयान 1 2008 में गया था, और दूसरा गया था 2019 में, और चंद्रयान 3 2023 में गया था, हाल ही में गया था। और 23 मार्च को गया था। और लैंडर का क्या नाम था? विक्रम। और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। लैंडर का नाम था विक्रम और प्रज्ञान नाम था। और 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतर गया। इस मिशन के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उपग्रह उतारने वाला विश्व का पहला देश बन गया। इन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उपकरण उतारने वाला विश्व का पहला देश कौन था? कौन? हमारा भारत था, क्योंकि हमारा भारत 23 अगस्त को ये यहाँ से अंतरिक्ष में मिशन भेजा था। और 23 अगस्त को इसी उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है भारत में? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। यानी आपने ये जान गया 23 अगस्त को क्या मनाया था? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ये आपके जान। अब एक चौथा मिशन की तैयारी चल रही है जो चंद्रयान 4 है। अब बहुत जल्दी वो अंतरिक्ष में जाएगी और चंद्रमा के वहाँ से मिट्टी का टुकड़ा लेकर आएगी और दिखाएगी, हम लोग के सामने समक्ष रखेगी। यही है। और आप समझ गए कि चंद्रयान 1 कब छोड़ा गया था? कब? 2008 में। और चंद्रयान 3 कब छोड़ा गया था? 2023 में, हाल ही में। और क्या नाम था लैंडर का? विक्रम। और रोवर का, ये सब लैंडर रोवर क्या है आप भूगोल में अच्छे जानेगा। मतलब चंद्रयान देखने में अभी दिखा देते अगर रहता तो वो उसके साइड से लगा होता है रोवर, जो वहाँ पे जाके वहाँ के मिट्टी के बारे में जानना, फोटो खींचना, ये सब का काम होता है उसका। यही होता है। आप समझ गए होंगे चंद्रयान 3। और अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। कब? 23 अगस्त को। अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय या फिर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। एक है क्या? एक है क्षुद्र ग्रह। क्या है? क्षुद्र ग्रह। ये जो होता है ना, ये भी सौरमंडल का जो सूर्य के ना चारों तरफ अभी आपको बताया कि आसपास घूमते रहते, यही है। ये कहाँ पे, किसके बीच में रहता है? मंगल और बृहस्पति के। बस यही आपको करना है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। और एक होता है क्या? धूमकेतु। देख रहे हैं धूमकेतु? ये धूमकेतु बहुत ही खतरनाक है। ये 76 साल में एक ही बार दिखता है। कितना साल में? 76 साल में एक ही बार दिखता है। जी हाँ, धूमकेतु 76 साल में एक ही बार दिखता है। ऐसा है, सौर परिवार का ये भी हिस्सा है। मतलब ये बहुत अपने जीवन में कोई व्यक्ति एक ही बार देख पाता है। और देखिए सबसे पहला पिछला बार जो दिखाई दिया था 1900 कितना में? 86 में। तो यानी सोचिए कि 76 वर्ष बाद 1986 में दिखा था। आप इसमें 76 जोड़िए तो कितना होता है? जोड़िए तो आप देखिए 2 8 7 15 15 1 16, यानी कि 2062 में अब दिखेगा। कब दिखेगा? 2062 में अब दिखेगा। सोचिए, यानी एक व्यक्ति अपने जीवन में एक ही बार देख पाता है, इवन कभी कभी तो देख भी नहीं पाता है। सोचिए, यही है धूमकेतु, हेलु धूमकेतु। आपने समझ गया धूमकेतु क्या है? कितने सालों पे दिखता है? 76 सालों के बाद ये दिखता है। और एक होता है क्या? मंदाकिनी। क्या होता है? मंदाकिनी। मंदाकिनी है जो आसमान से ऊपर के जो आसमान होते हैं ना, वही होता है मंदाकिनी। आप मंदाकिनी के बारे में भूगोल में बहुत अच्छे जानेंगे, लेकिन आप एक तस्वीर देख लीजिए। देखिए आसमान में किस तरह दिखता है मंदाकिनी। एकदम ऊपर के आसमान से जो ऊपर के जो होते हैं ना भाग, वही होते हैं मंदाकिनी। और ब्रह्मांड, यानी जिसमें सभी ग्रह, सभी इवन मंदाकिनी सहित
जो होते हैं ना संग्रह, ये सभी को क्या कहा जाता है, पूरा के पूरा संग्रह क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड। ये सभी के सभी आप सामाजिक विज्ञान में बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। और देखिए आप कुछ लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में। अब जो आपको लिखना है सबसे पहला लाइन है कि सौर मंडल। सौर मंडल मैंने अच्छे से आपको बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है कि सूर्य, 8 ग्रह और उनके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं, सौर परिवार या सौर मंडल। आपको ये लाइन लिखना है। जी हाँ, वीडियो को रोक के लिखना है, बट लिखना है जरूर। और ऐसे ही एक और देखिए, सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितना, 15 करोड़ किलोमीटर, यानी बहुत दूर है ये। और एक और देखिए, ग्रह जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता उसे क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। और सौर मंडल में कितना ग्रह है, 8। कितना ग्रह, 8। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं। आप चाहे तो तस्वीर में के एक एक लिख सकते हैं, जैसे बुध को लिख लीजिए, शुक्र को, पृथ्वी को, मंगल को, बृहस्पति को, शनि को, यूरेनस को, वरुण को। इसे एक लाइन में ऐसे करके 8 के सामने में आप चाहे तो 8 के तीर बना के सभी ग्रह का नाम लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। लाइन, एक लाइन में आ जाएगा, सभी ग्रह का नाम लिख सकते हैं। तो यानी ये तीनों परिभाषा को आप अपनी कॉपी पे आपको नोट डाउन करना है। और एक और लाइन था, मैंने आपको अच्छे समझाया कि पृथ्वी को क्या कहा था, नीला ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह, मंगल को लाल ग्रह, शुक्र को क्या, भोर का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा वाहन किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह किसको, शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा वाहन। और एक परिभाषा और जान लीजिए कि उपग्रह किसे कहा जाता है, सूर्य के साथ साथ अन्य ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं। मैंने अभी आपको समझाया उपग्रह क्या होता है, ये भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, ये भी आपको मैंने बताया। धूमकेतु जो प्रत्येक 76 वर्ष में दिखाई देता है, ये भी आपको मैंने अच्छे से बताया, समझाया। ये सभी को आपको नोट डाउन करना है, वीडियो को रोक के करना, बट लिखना जरूर है। लिखने से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ये आपको बाद में पता चलेगा। ऐसे ही एक क्षुद्र ग्रह जो सौर परिवार में अनेक छोटे छोटे जो चट्टानी और अनियमित आकार के हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ये भी आप लिख लीजिए। यानी ये सभी के सभी ये पेज को ना आपके कॉपी में एकदम नोट डाउन होना चाहिए। और आपको तो मैंने पहले ही समझा दिया है, ठीक है ना। तो एक बार देखते हैं आप आपको किताब को, आप कुछ बचा तो नहीं है। और इस प्रकार देख सकते हैं आप, आपकी किताब है आपके सामने में। अपनी किताब में आप एक बार देखिए कि क्या मैंने पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, क्षुद्र ग्रह मैंने बता दिया, धूमकेतु बता दिया, तारामंडल मैंने बता दिया, मंदाकिनी बता दिया, आकाशगंगा, चंद्रमा बता दिया, ग्रह बता दिया। इस प्रकार मैंने आपको सभी के सभी परिक्रमा के बारे में बता दिया, उपग्रह के बारे में बता दिया, सौर मंडल के बारे में, सौर परिवार के बारे में बता दिया, तारा क्या होता है, सूर्य क्या है, ये सभी के बारे में मैंने आपको बताया, समझाया, लिखवाया। आप चाहे तो ये मुख्य बिंदु को आप अपने स्तर से पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आप पढ़िएगा ज़रूर ये सभी, क्योंकि मैंने जो इतना बताया, बोला है ना, जो भी आपको समझाया है ना, ये सभी के सभी बात इसी में लिखा हुआ है। अच्छे से आप अपने स्तर से पढ़िए एक बार और समझिए क्या मैंने कुछ छोड़ा भी है। अगर छोड़ा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर कि मैंने छोड़ा है। और इस प्रकार से आप चाहे तो इसमें सवाल ही बना सकते हैं। देखिए क्या है सवाल में, लाल ग्रह किसे कहा था, मैंने आपको अच्छे समझाया, लिखवाया भी है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल को। पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा है, ये सभी मैंने लिखाया। ओरायन क्या था, ये सभी के सभी आप सवाल को बनाइए। जी हाँ, बनाइए। अगर नहीं बना तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए हमें क्यों नहीं बन रहा है, मैं आपको बताऊंगा। आप प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, बहुत अच्छे से पूछ सकते हैं। और मैंने अपने स्तर से 1 से लेकर 12 अध्याय के सभी के सभी टॉपिक को अपने स्तर से बहुत अच्छे से समझाया, लिखवाया। इवन लिखवाने के साथ साथ आपको एक एक पॉइंट के बारे में भी बताया। तो आशा करता हूँ आपको सभी के सभी वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सभी के सभी वीडियो अच्छा लगा तो ये भी वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और हमें बताइए कि ये पहला अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक आपको कैसा लगा हमारी सभी वीडियो। अगर बहुत अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा ज़रूर हमें। और आशा करता हूँ आप सभी प्रश्न को बनाइएगा, आप अच्छे से पढ़िएगा। आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको पढ़ना चाहिए। अच्छे से आप समझिएगा। मेरा सभी के सभी बातों को आपने अच्छे से समझा और लिखा भी। और आपसे अगर कोई भी प्रश्न ना बने तो कोशिश, मतलब घबराइएगा नहीं, दोबारा वीडियो देखिएगा, आपको बन जाएगा। एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में समझ जाएगा। और जो भी ज़रूरतमंद कॉन्सेप्ट था ना, मैंने वही बताया। तो आप इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिएगा। आगे क्लास 7वां 8वां सभी के विज्ञान को मैं एक एक नोट्स सहित आपको लिखवाऊंगा। जी हाँ, अच्छे से लिखाऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरा अंतिम क्लास था। आशा करता हूँ आपको सभी क्लास आपको पसंद आया होगा। और हाँ, आपको अगर इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न चाहिए तो बहुत जल्द हमारे चैनल पे आपका इसका वीडियो दिख जाएगा। आप इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आप टॉपिक वाइज हो, चैप्टर वाइज हो, जैसा भी हो, आप ज़रूर देख लीजिएगा और एक बार अपने आप को चेक कर लीजिएगा आपने कितना पढ़ा। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, यानी कि अगले कक्षा में मिलेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, थैंक यू। इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका धन्यवाद।